मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक ही है। आज लाइट नहीं है, लाइट थोड़ा कम है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स में हम लोगों ने जो है ओम्स का नियम, उससे संबंधित जो नॉमरिकल्स हैं वो सभी को हम लोगों ने देख चुका था, उसको बना लिया था। आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। क्या देखेंगे? आज देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। ओम के नियम में हम लोगों ने तीन चीज़ों के बीच रिलेशन देखा। किसके किसके बीच रिलेशन था? ये रिलेशन करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन था। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो किसने दिया? वो साइमन ओम ने दिया। ठीक है। जो क्या था ओम का नियम क्या था? V बराबर आई आर। क्या था? V बराबर आई आर था। ये ओम के नियम से हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ आते हैं। एक को कहते हैं केसीएल। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं केसीएल लॉ, केसीएल लॉ, और दूसरा को बोलते हैं केवीएल लॉ। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं केसीएल लॉ, दूसरा को बोलते हैं केवीएल लॉ। ठीक है। अब केसीएल केवीएल में क्या अंतर है? केसीएल में होता है कि जो नोड पर मिलने वाली, किसी भी परिपथ में जो नोड होगा, जहां जोड़ होगा, उस पर मिलने वाली सभी करंटों का योग शून्य होगा। यानी तो आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग क्या होगा? बराबर होगा। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? नोड पर सभी करंट जो मिलेगी उनका जो सदिश योग होगा वो शून्य होगा। जैसे देखिए ये कोई नोड है, इस पर इधर से कोई आ रहा है करंट, फिर इधर से भी कोई आ रहा है, यहाँ इससे निकल रहा है बाहर, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी बाहर, है ना। तो इस नोड पर क्या आ कौन कौन रहा है? ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, मान लेते हैं ये I3, ये I4 और ये I5। ठीक है। I1, I2, I3, I4 और I5, है ना। तो ये जो है आने वाली करंट कौन कौन है? आने वाली करंट करंट है I1 प्लस I2 प्लस I5। ये जाने वाली करंट के बराबर होगा। कौन कौन जाने वाली करंट है? I3 प्लस I4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी तो सभी का जोड़ शून्य होगा। I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I3 प्लस I4, ये सभी का योग क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। यही किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है। किसी भी परिपथ में नोड पर मिलने वाली करंट का जो योग होगा, सदिश योग होगा, वो क्या होगा? वो शून्य होगा। या एक नोड पर आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें दोनों क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ये है करंट किरचॉफ्स लॉ। चाहे तो आप इसको उतार सकते हैं। टोटल करंट का योग जो होगा वो शून्य होगा। दूसरा नियम को देखेंगे। दूसरा नियम जो है केवीएल लॉ। दूसरा नियम केवीएल लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है किसी भी परिपथ में जो कुल वोल्टेज ड्रॉप होगा, किसी भी परिपथ में जो कुल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। यानी कि वोल्टेज का भी जो योग करेंगे हम लोग परिपथ में वो भी जीरो होगा। ठीक है। यानी परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। यही जो है किरचॉफ्स का है लॉ। जैसे देखिए, जैसे कोई परिपथ है, पूर्ण परिपथ, या कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
कोई यहाँ लगा हुआ है, कोई यहाँ लगा हुआ है और यहाँ सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है ना। मान लेते हैं कि यहाँ 100 वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज ई है, क्या है, ई है, और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो वोल्टेज V1 ड्रॉप हुआ, यहाँ V2 ड्रॉप हुआ और यहाँ V3 ड्रॉप हुआ। तो जो V1, V2 और V3 होगा ये सभी वोल्टेज का योग E के बराबर होगा, यानी सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, यानी कि जो वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ये जो होगा वह E के बराबर होगा, ठीक है। या नहीं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 0 होगा। क्या होगा, बराबर 0 होगा। इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यही है किरचॉफ्स वोल्टेज, है ना। समझे कि नहीं समझे। मान लेते हैं कि कोई और वोल्टेज जोड़ दें, यहाँ भी वोल्टेज जोड़ दें, वोल्टेज सोर्स, तो ये आपस में E1 प्लस E2 हो जाएगा, यहाँ E1 हो गया, E2 हो गया, तो यहाँ E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ भी E1 प्लस E2, ये ठीक है। यानी कि जो कुल सोर्स वोल्टेज है उसको जोड़ेंगे और जो कुल वोल्टेज ड्रॉप है उसको जोड़ेंगे, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, है ना। चलिए क्या है, एक बार आप फिर सुनिए। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि परिपथ के नोड पर मिलने वाली सभी करंट का योग शून्य होगा, अर्थात आने वाली करंट और जाने वाली करंट आपस में क्या होगा, योग, आने वाली करंट का योग और जाने वाली करंट का योग बराबर होगा। दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप कुल वोल्टेज स्रोत सोर्स के बराबर होगा, यानी जो वोल्टेज सोर्स होगा, जो जहाँ वोल्टेज जहाँ से दे रहे हैं उस वोल्टेज का योग और जहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जहाँ से खपत हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वोल्टेज, उसका योग, दोनों का जो योग होगा वो मतलब बराबर होगा, ठीक है। ये सब किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, वो प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। प्रतिरोध किसके बारे में देखेंगे, प्रतिरोध के बारे में देखेंगे, प्रतिरोध के बारे में। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में ये क्या करता है, ये पहला गुण है कि परिपथ में करंट के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है, परिपथ में ऐसे ही सुन लीजिए आप, सबसे पहले करंट का क्या करेगा, वो विरोध करेगा, यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, आई जो होगा वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस का
व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उल्टा होगा, ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, करंट उतना कम होगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो करंट और आई का जो समानुपाती वो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हुआ। समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उसका उल्टा हो गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो परिपथ में करंट घटते जाएगा, और करंट बढ़ाते जाएंगे मतलब करंट में रेजिस्टेंस घटाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। ये चीज है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा नंबर है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस सभी तार में होता है, तार की जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जो R डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर डिपेंड करेगा, लंबाई के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा लंबा तार रखेंगे रेजिस्टेंस उतने ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग दूर दूर स्थानों तक ले जाने के लिए मोटा वायर का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं, मोटा वायर का प्रयोग करते हैं। पतला वायर का प्रयोग करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा बात, तीसरा क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्रॉस सेक्शन जितना मोटा तार रखेंगे उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा। इसीलिए लंबे दूरी तय करेगा अगर करंट, तो उसके लिए हम लोग मोटे वायर का प्रयोग करते हैं। पदार्थ की प्रकृति पर, सोना का है कि चांदी का है कि एल्युमिनियम है कि लकड़ी है कि लोहा है, इस पर भी डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस हो। अगर कॉपर का होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, कम रेजिस्टेंस होगा। एल्युमिनियम का होगा तो उससे कम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लोहा रखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसका, सबसे कम करंट उसमें दौड़ेगा। तो हमको पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। चौथा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा रो पर भी डिपेंड करेगा। रो का होता है पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। तो इसी से एक फॉर्मूला आ जाता है R बराबर रो L बाई ए। R बराबर क्या आता है, R बराबर रो L बाई ए। ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल में बनाने के लिए आएगा, जिसमें ये जो है तार की मोटाई है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं बनाने के लिए, आप इसको ध्यान में रखेंगे। R बराबर रो L बाई ए, ठीक है, जहां L तार की लंबाई है, रो तार की प्रकृति, कौन सा तार का बना हुआ है, ए क्या है, ए है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल, तार की कितना मोटाई है, ये चीज है। तो ये चीज आप ध्यान से देखिए, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आते हैं बनाने के लिए, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम्स हो, ITA का एग्जाम्स हो, या आप कहीं और का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। इसलिए इस फॉर्मूले को आप पूरा रख लेंगे, इसको ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट उसमें बहने की दर कम हो जाएगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे करंट ज़्यादा बढ़ेगा। तार की जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तार की प्रकृति जितना अच्छा लेंगे तार उतना बढ़िया होगा, उतना ज़्यादा करंट जाएगा। इसलिए रो बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, रो L बाई ए। उसी प्रकार रो निकालेंगे, किसी भी तार का रो निकालना हो तो R A बाई L निकालेंगे, है ना। तो ये सारा फॉर्मूला इससे बनता है, इसी से न्यूमेरिकल बनता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो 2 बार, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो 3 बार, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो हमको बोलिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ।